नमस्कार, आपका स्वागत है प्यारा हिंदुस्तान पर। और आज हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी। जिस तरीके से महाराष्ट्र में आज पूरे महाराष्ट्र में एक राजनीति चल रही है, जिस तरीके से नागपुर में जो दंगा भड़काया गया है, आप इसको कैसे देखते हैं कि चुन चुन कर हिंदुओं के पहले तो उनकी गाड़ियां फूकी जाती हैं, उसके बाद पथराव पुलिस वालों पे होता है, लगभग 30 से ज़्यादा पुलिस वाले घायल अभी हॉस्पिटल में भर्ती हैं, और अभी रमजान का त्योहार भी चल रहा है, उसमें ऐसी हिंसा हो जाना, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि महाराष्ट्र में आपकी सबसे ज़्यादा पकड़ आप ही की है वहाँ पे। जी देखिए, साफ तौर पर आप देखेंगे कि 1990 के दशक के बाद कश्मीर में जो पैटर्न है, 1990 के दशक में आतंकवाद था, फिर जो है 2000 के दशक में पथराव हो गया कश्मीर का पैटर्न। 1990 के दशक में आतंकवाद के पैटर्न को पैन इंडिया करने का प्रयास किया गया। पहले आतंकवाद, इस्लामी आतंकवाद कश्मीर के रास्ते आया, फिर आपने मुंबई बम कांड देखा सीरियल, फिर आपने कोयम्बटूर बम कांड देखा, फिर आपने हैदराबाद बम कांड देखा, फिर आपने अहमदाबाद बम कांड देखा, फिर आपने रघुनाथ मंदिर पर हमला देखा, फिर आपने संकट मोचन मंदिर पर हमला देखा, फिर आपने मुंबा देवी मंदिर पर हमला देखा, फिर आपने दिल्ली हाई कोर्ट में हमला देखा। और आप देखिए, हर रमजान के महीने में कोई न कोई आतंकी वारदात होती थी। अब 2014 के बाद कश्मीर के अलावा ये आतंकी हमला कहीं और करने में कामयाब नहीं हो रहे हैं। अब इनका पैटर्न चेंज हुआ है। अब ये पथराव का पैटर्न है। अब पथराव का पैटर्न कैसे करते हैं? जैसे कहीं पर जो है नवरात्रि की शोभा यात्रा निकल रही है, और जैसे ही वो मुस्लिम इलाकों के आसपास से गुजरी, पहले ही उनके छतों पर जो है वो पत्थर रखे होते हैं, उनके घरों में तलवारें आ जाती हैं, लोहे की राड आ जाती है, पेट्रोल बम आ जाता है, हमला हो जाता है। मऊ में चैंपियंस ट्रॉफी पर मैच हुआ, भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती। मऊ में उनको पता था कि भारत जो है फाइनल में गया, चुनाव जो है मैच जीत सकता है। मैच जीतेगा तो स्वाभाविक तौर पर लोग हर्षोल्लास मनाएंगे। तो पहले से मस्जिद पर जो है पत्थर रखे गए, मस्जिद में पेट्रोल बम रखा गया, और कोई बहाना ढूंढकर हमला कर देना है इन्होंने। वही चीज़ नागपुर में उस पैटर्न को दोहराया गया। अबू आसिम आजमी ने पहले औरंगजेब औरंगिया की जो है तारीफ की। अब तारीफ क्या की? उनको महान बताया था। महान बताया क्या? क्यों, किस आधार पर महान बताया? औरंगिया ने काशी विश्वनाथ के मंदिर को ढाया, औरंगिया ने सोमनाथ के मंदिर को दोबारा ढाया, औरंगिया ने मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर को ढाया, औरंगिया ने हजारों हजार मंदिर गिराए। और अगर कहीं किसी उसकी रियासतदार ने कहीं दे दिया किसी मंदिर को तो दयालु हो गया। इतिहासकार बताते हैं कि औरंगिया के कार्यकाल में 47 लाख लोग मारे गए। हिटलर के कितने लोग मारे गए? अगर कोई जर्मनी में हिटलर की प्रशंसा कर दे तो नाजी कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? जी बिल्कुल। तो भारत में उस औरंगिया की प्रशंसा करने वाले को कैसे आप जो है राष्ट्रद्रोही, मानवद्रोही नहीं कहेंगे? तो उसका विरोध हुआ, और उसका विरोध यहाँ तक बढ़ा कि लोगों ने मांग की कि औरंगिया की जो कब्र है वो खोद कर फेंक दी जानी चाहिए, और उसकी लोकतांत्रिक मांग की जा रही, पुतला जलाया जा रहा है जी उस दिन। और उसके विरोध में खड़ा क्या होता है? एक अफवाह फैलाई जाती है कि कलमा हमारा जो है उसकी चादर जला दी गई। मान लीजिए कोई कलमा की चादर वहां जलाई नहीं गई, अफवाह थी, तो आप क्या करेंगे? आग लगा देंगे। रामचरितमानस की प्रतियां फूंकी गई, तो क्या मुझे अबू हासिम आजमी का घर फूंकने का अधिकार हो जाता है? क्या मैं आजम खां के घर पे चढ़ सकता हूं? क्या मैं इमरान मसूद का गर्दन उतार सकता हूं? क्या मैं सर तन से जुदा का नारा लगाते हुए मुसलमानों की दुकानें फूंक सकता हूं? तो ये अगर हिंदुओं को अधिकार नहीं है, तो ये अधिकार मुसलमानों को किसने दे दिया? कि और वहां नारे क्या लगाए गए? औरंगजेब आलमगीर की जय। ये कौन है? औरंगिया की औलाद हैं। अपना डीएनए टेस्ट करा लें, इनका उज्बेक मूल निकलेगा कि मंगोल मूल निकलेगा। है हिंदुस्तानी, लेकिन इन पर इस्लाम के कट्टरता का नशा इतना अधिक चढ़ा है कि औरंगिया में अपने बाप दादे ढूंढ रहे हैं। तो आखिर ये नागपुर को ही क्यों चुना? और जो महिला पुलिस वाले थे उनके साथ छेड़खानी की गई, गाली गलौज की गई, कई महिलाओं ने अभी रिपोर्ट दी है, तो ये आखिर नागपुर को क्यों चुना गया है? देखिए, नागपुर जानबूझकर ये करते, जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप
भारत आ रहे थे 2020 में, दिल्ली में दंगे कर दिए गए। नागपुर में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की 30 मार्च को यात्रा प्रस्तावित है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक आद्य पूजनीय सर संचालक हेडगेवार जी की समाधि का स्थल का दर्शन करने जाने वाले हैं वो जी। और जिस दिन ये दंगा किया गया उस दिन छत्रपति शिवाजी की जयंती थी। छत्रपति शिवाजी की जयंती, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय, आदरणीय मोदी जी की प्रस्तावित यात्रा, इन सब को देखकर इस संयोग पर जो पाकिस्तान परस्त औरंगिया की अवैध औलादें हैं, उन्होंने सुनियोजित षड्यंत्र के तहत दंगा किया, पुलिस वालों पर हमला। और कल्पना कीजिए, संभल में इन्होंने दंगा किया, खुद अभी जो चार्जशीट आई है पुलिस की, संभल के मुस्लिम दंगाइयों ने ही मुसलमानों की हत्या कर दी जी। ब्लेम पुलिस पर लगाया। और समाजवादी पार्टी जैसे, कांग्रेस जैसे जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति पर जिनकी रोटियां पकती हैं, इन्होंने किस पर आरोप लगा दिया? प्रशासन पर, पुलिस पर, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार पर, और उनको बलिदानी घोषित कर दिया। वो जो दंगाई थे और दंगे में मारे गए थे और उनके परिजनों को इन्होंने, समाजवादी पार्टी ने जाकर चेक की राशि दी। कभी किसी भारत के माँ भारती की रक्षा में बलिदान देने वाले किसी बलिदानी के यहाँ ना कभी मुलायम सिंह यादव ने 1 रुपये दिया है, ना अखिलेश यादव ने 1 रुपये दिया है, लेकिन दंगाई को दिए। तो यही इनकी योजना थी कि जब पुलिस वालों पर हमला होगा, जब डीसीपी स्तर के अधिकारी पर हमला होगा, जब महिला पुलिस कर्मियों के कपड़े फाड़े जाएंगे, तो प्रत्युत्तर में पुलिस गोली चलाएगी। पुलिस गोली चलाई जाएगी तो 10-5 लाशें बिछेंगी, और जब लाशें बिछेंगी तो उस पर अखिलेश यादव, राहुल गांधी जैसे राजनेता गिद्ध भोज करेंगे। इनकी गिद्ध भोज की तैयारी थी। अब जैसे ये हमला हुआ, उसके बाद देवेंद्र फडणवीस जी ने किस तरीके से वहाँ पर अब बुलडोजर का एक्शन भी शुरू हो गया है। तमाम जो मुख्य आरोपी थे उनको गिरफ्तार कर लिया, 15 से ज़्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। तो आप क्या कहेंगे, अगला एक्शन क्या होना चाहिए? आखिर ये महाराष्ट्र को पहले चुना जाता है, क्योंकि अभी अभी परिणाम आए हैं, बौखलाहट भी साफ तौर पर दिखाई दे रही है विपक्ष में, और उसके बाद नागपुर को जो एक तरीके का RSS का गढ़ है, वहाँ से ये संकेत देना कि औरंगजेब की कब्र को हम हटने नहीं देंगे, कोई महान बता रहा है। तो आखिर आपको क्या लगता है कि अब इन पे क्या ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि इसका पूरा संदेश पूरे देश भर में जाना चाहिए? देखिए, ऐसे जो आतंकी औरंगिया की स्वयं को औलादें समझ रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ भारत के संविधान की तहत कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए और की जाएगी। आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी ने कल विधानसभा में बयान दिया है कि हम हमलावरों को कब्र में भी अगर छिपे होंगे तो वहाँ से भी ढूंढ कर लाएंगे और उनको दंडित करेंगे। क्योंकि ये देखिए कि ये पैटर्न बनाने की कोशिश की जा रही है कि अचानक अफवाह फैलाओ, 1000-2000 मुसलमानों को जमा करो और टारगेट करके, जैसे उस दिन नागपुर में सिर्फ जो दंगा करने आए थे सिर्फ वही दोषी नहीं है। जिस पार्किंग में हिंदुओं और मुसलमानों दोनों की गाड़ियां पार्क होती थी, उस दिन एक भी मुसलमान की गाड़ी पार्क नहीं हुई। इसका मतलब था कि सारे मुसलमानों को पता था कि आज दंगा करना है। तो दोष सिर्फ एक फहीम का नहीं है, दोष उस पूरी मानसिकता का है, और उस मानसिकता को कुचला जाना जरूरी है। क्योंकि हम हिंदुस्तान के गर्भ में और पाकिस्तान पलने नहीं दे सकते। माँ भारती का टुकड़ा एक बार लाखों हिंदुओं की लाशों पर इन लोगों ने, जिन्नावादियों ने लिया है। अब अगर कोई जिन्नावाद की बात करेगा तो उसको कब्र में गाड़ने की हमको तैयारी करनी पड़ेगी। ये संवैधानिक आवश्यकता है। तो जो उद्धव ठाकरे हैं, पहले तो उनको इस पर निंदा करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने सीधा ये कहा है कि जो नागपुर में ये हिंसा हुई है, अगर मोदी जी चाहें तो इस कब्र को हटा लें और चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को वहां पर बुला के इस कब्र को हटाने का काम करें। वहीं के बेटे वो ये कह रहे हैं, आदित्य ठाकरे, वो ये कह रहे हैं कि ये मणिपुर से ध्यान भटकाने का काम, मणिपुर बनाने की कोशिश हो रही है महाराष्ट्र को। देखिए, उद्धव ठाकरे अपनी वैचारिक सुन्नत करा चुके हैं। जब से उन्होंने औरंगिया को अपना वैचारिक अब्बा कबूल कर लिया है, उनके सामना में लिखा गया कि औरंगिया का जो मकबरा है वो शौर्य का प्रतीक है।
इसी से आप समझ सकते हैं कि उनकी सुन्नत कितनी गहरी हुई है। और जो आदित्य ठाकरे कहने के मणिपुर बना रहे हैं, मणिपुर में कुकी पर मैतेई हमला कर रहे हैं, मैतेई पर कुकी हमला कर रहे हैं। नागपुर में मुझे कृपा करके बताइए, आदित्य ठाकरे अपने अब्बा की कसम खाकर बताएं और दिखाएं वो दुकान, जिस मुस्लिम की दुकान को हिंदुओं ने जलाया, जिस मुसलमान की गाड़ी को हिंदुओं ने जलाया, जिस मुसलमान पर हिंदुओं ने हमला किया, एक दिखा दें। तो कैसे इसका मणिपुर से आप तुलना कर सकते हैं? मणिपुर से तुलना किया जाना ही आदित्य ठाकरे के इस्लाम कबूलने जैसा है। इस्लाम कबूलने जैसा है। जो कल प्रज्वलंत हिंदुत्व की दुआई देते थे, उनकी सुन्नत हो गई है और वो मुसलमान दंगाइयों की कवच बनने का कुत्सित कुकर्म कर रहे हैं। तो जैसे कि संजय राउत सामना के अभी संपादक हैं, उसमें वो ये कहते हैं कि हिंदू तालिबान का फिर से वो जिक्र कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि जो औरंगजेब की मजार है इसको नहीं हटाना चाहिए। ये शौर्य का प्रतीक जो आपने कहा वही बात कर रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो महंगाई के मुद्दे पे बात नहीं कर रही है, वो बेरोजगारी पे बात नहीं कर रही है, वो 300 साल पुराना जो कब्र है उसकी बात क्यों कर रही है। वो ये कह रहे हैं इस कब्र को नहीं हटाना चाहिए। अरे भाई, तो फिर बाला साहब ठाकरे के विचारों को त्याग दें। बाला साहब ठाकरे औरंगिया को का जो है औरंगाबाद का नाम बदलने की जिद किए पड़े थे। तो या तो बाला साहब ठाकरे गलत थे, या संजय राउत गलत हैं, या उद्धव ठाकरे गलत हैं, या आदित्य ठाकरे गलत हैं, या बता देना, कह दें कि अब बाला साहब ठाकरे से हमारा कोई लेन देन नहीं है, अब बाला साहब ठाकरे हमारे अब्बा नहीं है, अब औरंगिया हमारा अब्बा हो गया है। संजय राउत कह दें कि वल्दियत जो है श्रीमान उद्धव ठाकरे की परिवर्तित हो गई है। अरे भाई, औरंगिया की कब्र शौर्य का प्रतीक कैसे हो सकती है? और जब गिराना होगा तो उद्धव ठाकरे की परमिशन लेनी है। अगर ये तय कर लिया इस सरकार ने कि औरंगिया की कब्र को खोद कर फेंक देना है, तो उस मुसलमानों की चरण चाटने वाले उद्धव ठाकरे की क्या अनुमति चाहिए? वो क्या बोल रहा है? उसको उससे पूछ कर किया जाएगा क्या? तो जैसे कि अभी एएसआई है, आखिर एएसआई ने इस पे क्यों अपना अधिकार लिया हुआ है और उस कब्र को बचाने के लिए वहां पर अब सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। वहां पर जो लोग जा रहे हैं उनका आधार कार्ड मांगा जा रहा है। आखिर आप सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं, क्योंकि आप महाराष्ट्र के हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि से हैं, देखिए, तो क्या मांग करना चाहेंगे? सिर्फ एएसआई का मामला नहीं है, उसमें एक पेंच और है। उसमें पिछले कुछ वर्षों से वक्फ बोर्ड ने भी दावा किया हुआ है। औरंगिया की जो मकबरा है उसका एक दावेदार वक्फ बोर्ड है, और वक्फ का जो 2013 का कांग्रेसी कानून है उसके अनुसार अगर उनका दावा हो गया तो ट्रिब्यूनल में मामला जाएगा। तो जब तक वक्फ के कानून को संशोधित नहीं किया जाता तब तक सरकार चाहकर भी कानूनन इसमें कुछ कर नहीं सकती। तो पहले वक्फ बोर्ड का संशोधन आवश्यक है। दूसरा, उसको एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट किसने बनाया? कांग्रेस की सरकार ने बनाया। और अब अगर उसको हटाना तो पहले एएसआई के प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट की लिस्ट से उसको बाहर करना पड़ेगा। एक कानूनी प्रक्रिया है। एएसआई की प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट की लिस्ट से बाहर निकालना, वक्फ बोर्ड के दावे को समाप्त करना, उसके बाद औरंगिया की कब्र पर कोई कार्रवाई सरकार कर सकती है। जब तक ये नहीं करती तब तक सरकार का संवैधानिक दायित्व है, कानूनी उसकी जिम्मेदारी है कि औरंगिया की कब्र की रक्षा करो। जैसे अजमल कसाब को देना तो फांसी था, लेकिन सुरक्षा दी जा रही थी कि नहीं? ये औरंगिया की जो मकबरा है, ये और जो जीवित अजमल कसाब था, ये मुर्दा अजमल कसाब है, ये उसकी सुरक्षा की जा रही है। तो आपको क्या लगता है, जिस तरीके से अबू आजमी ने इनको महान बताया था, उसके बाद एक रोष उत्पन्न हुआ था तमाम जो मराठी मानुस हैं, और उसके बाद अब छावा जो फिल्म आई थी, इससे इतना क्यों घबरा रहे हैं ये लोग कि कह रहे हैं कि कई मौलाना तो इस पर ये बयान दे रहे हैं कि इस छावा फिल्म पर बैन लगा देना चाहिए? देखिए, मौलानाओं को लगता है कि उनके पूर्वजों ने तलवारों के डर से जो सलवारें बदल पहन ली थी, तो उनका जो सच है वो खुल न जाए। मौलाना जो भारत का जो औरंगजेब को आलमगीर कहने वाला, बाबर में अपनी वल्दियत ढूंढने वाला, घूरी गजनी गोरी, जैसे अभी यहाँ संभल में मुरादाबाद में वो नेजा का मेला लग रहा था ना सालार के लिए, कितने सालों से लग रहा था? कई सालों से लग रहा था ना। गजनी का, लुटेरे का एक सेनापति
लुटेरा, उसका मेला भारत के मुसलमानों ने क्यों लगाना चाहिए? इनका गजनी से क्या लेन देन, इनका घुरी से क्या लेन देन, इनका बाबर से क्या लेन देन, इनका नादिर शाह से क्या लेन देन? लेकिन इनके अंदर चूंकि अपनी वल्दियत बदल चुके हैं, तो ये स्वीकारने को तैयार नहीं कि राम और कृष्ण इनके पूर्वज हैं। ये ढूंढ रहे हैं कि बाबर में किसी तरह से अपनी, हम जो है किसी तरह से ढूंढ लें कि उससे हमारा खानदानी कोई जो है ताल्लुकात निकल आए। तो इस भ्रम के कारण जो है ऐसे लोग बाबर और औरंगजेब की पूजा का कुकर्म कर रहे हैं। यहाँ एक बात ध्यान रखिए, जिन लोगों ने सर सैयद अहमद समेत, मोहम्मद अली जिन्ना समेत, सोहरावर्दी, लियाकत जैसे लोगों ने बाबर को, घुरी को, गजनी को अपना पूर्वज माना और पाकिस्तान चले गए, जिन लोगों को उसी समय पाकिस्तान, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे थे फेंक दिया जाना चाहिए था, उनको जो रोका, अब भी वो उसी भ्रम में जी रहे हैं। और उन्हीं का उस भ्रम का परिणाम है कि गली गली में वो पाकिस्तान बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अब हिंदू इनको पाकिस्तान बनाने नहीं देगा। जो पाकिस्तान की कल्पना करेगा वो कब्रिस्तान पहुंचाया जाएगा। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि महाराष्ट्र की जनता है जिनमें काफ़ी ये रोष है कि जिस तरीके से अभी छावा फिल्म आई, उसके बाद ये बात हुई कि जो औरंगजेब की कब्र है उसको हटा देना चाहिए, लेकिन विपक्ष एकजुट होकर उसको बचाने की कोशिश कर रहा है। तो महाराष्ट्र के लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे कि इस कब्र को हटना चाहिए कि क्या? महाराष्ट्र के लोग तो बहुत स्पष्ट हैं, आज से नहीं है, ये पिछले कई दशकों से महाराष्ट्र में कहा जाता है कि औरंगजेब की कब्र पर कुत्ता भी नहीं मूतेगा। ये मराठी की बाकायदा कविता है। इसको आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी ने चुनाव के समय सुनाया भी है कि औरंगजेब की कब्र के प्रति किसी भी मराठी आदमी, मराठा के मन में किसी प्रकार का कोई भी प्रेम भाव नहीं है। उसमें नफरत का भाव औरंगजेब के प्रति सामान्य मराठी में, छावा में छत्रपति संभाजी महाराज के शौर्य की कहानी है। किस तरह से छत्रपति संभाजी महाराज से क्रूरता औरंगजेब ने की, उसका चित्रण है। और कौन इनकार कर सकता है कि औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को नंगा करके हाथी की पीठ पर दिल्ली घुमाया था और बाद में उसका सिर कलम करके अपने भाई का सिर जो है अपने बाप को भेजा था। इतिहास से कोई नकार सकता है? गुरु तेग बहादुर का बलिदान इसी गुरुद्वारा शीशगंज में हुआ, कोई इससे इनकार कर सकता है? गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों को चिनवाया गया, इसे कोई इनकार कर सकता है? औरंगजेब की क्रूरता की अनंत कथाएं हैं, उसको 4 सड़े हुए मौलानाओं के कहने से उसका चित्रण रोक दिया जाएगा? सच्चाई रोक दी जाएगी? तो प्रेम शुक्ला जी, आप ये बताइए, आपने तो बाला साहब ठाकरे जी के साथ भी काम किया, उनकी छवि और अब जो उद्धव ठाकरे हैं, संजय राउत हैं, आदित्य ठाकरे हैं, आखिर कहाँ ये भटक रहे हैं? आखिर जो हिंदू हृदय सम्राट की जो वंशज हैं उनको हो क्या गया? ये पूरी जनता ये आपसे पूछना चाहती है, क्योंकि आप सामना के पहले संपादक रह चुके हैं और घनिष्ठ पे आपके संबंध रहे हैं। देखिए, महात्मा गांधी का पुत्र हरिलाल गांधी जो है वो इस्लाम स्वीकार लिया था कि नहीं उसने? महात्मा गांधी सनातनियों के 20वीं सदी के सर्वश्रेष्ठ, सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, और उनके बेटे का धर्म परिवर्तन करके मौलानाओं ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन करने वाले महात्मा गांधी का हर संभव अपमान किया था। ये सत्य है, इस इतिहास से हर कोई वाकिफ है। जो महात्मा गांधी के साथ हुआ वही बाला साहब ठाकरे के साथ हो रहा है। हिंदू हृदय सम्राट का बेटा सत्ता के लोभ में हिंदुत्व से लंपटता कर रहा है और वह पूरी तरह से औरंगजेब को अपना वैचारिक अब्बा कबूल चुका है। ये बहुत बड़ा दुखांत है हिंदू हृदय सम्राट की राजनीति का। तो कई अभी जो शिव सैनिक होंगे, कई अभी भी उनके साथ असली शिवसेना तो इसलिए एकनाथ शिंदे के साथ चली गई। ये तो कोर्ट में पैदा हुई शिवसेना है ना। उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है, इसका जन्म कहाँ हुआ? 19 जून 1966 को जो शिवसेना बनी थी वह संवैधानिक ढंग से एकनाथ शिंदे के साथ है और वह औरंगजेब के विरोध में खुलकर डंका बजाती है। यह तो जो कोर्ट में पैदा हुई शिवसेना ना, जिसकी दाई सोनिया गांधी है, वो शिवसेना उद्धव ठाकरे के पास है। इसका शिवसेना से कोई लेन देन नहीं है।
तो ये रही बात जिस तरीके से नागपुर में ये भयंकर दंगा भड़काने की कोशिश की गई, लेकिन सरकार ने जिस तरीके से मुस्तैदी से उस पर एक तरीके से उसको दबाया है, उस तरीके से पूरे महाराष्ट्र में नहीं फैलने दिया, ये काबिले तारीफ है। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं, जैसे आपने वक्फ बोर्ड का जिक्र किया, अब ये सत्र चल रहा है अभी संसद का, तो इसी में अब वो बिल आने वाला है। उससे पहले ही आप देख रहे होंगे जंतर मंतर पर किस तरीके से मदरसे से बच्चों को वहां पर ले जाया जाता है, जिनको पता ही नहीं है कि आखिर वक्फ बोर्ड बिल है क्या। और यहाँ से मौलाना भड़काऊ बयान देते हैं कि अगर ये पास हो गया तो पूरी, हम जिस तरीके से CNRC में हमने चक्का जाम कर दिया, देश में किस तरीके से आग लगाने की बात कर रहे हैं। असुद्दीन ओवैसी को देख सुन रहे होंगे आपकी, लगातार वो इस पर भड़काऊ बयान दे रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं कि आखिर ये भड़काने की और जलाने की बात क्यों कर रहे हैं? देखिए, ये ट्रिपल तलाक का विरोध कर रहे थे, कह रहे थे हम देश जला देंगे। ट्रिपल तलाक कानून बन गया, इनकी औकात है देश जलाने की। ये कह रहे थे कि राम मंदिर अगर बन गया तो हम देश जला देंगे, इनकी औकात है देश जलाने की। इनका अनुच्छेद 370 का संशोधन हो जाएगा तो हम देश जला देंगे, कोई कंधा भी नहीं इनकी मिलेगा। औकात है। कह रहे थे तिरंगा झंडा कोई कंधा नहीं मिलेगा। अब कोई कंधा महबूबा मुफ्ती को मिलेगा, ये इसकी तलाश कर रहे हैं वो। तिरंगे को तो कंधा जो है, रोज लाल चौक पर तिरंगा फहरा रहा है पूरे गौरव के साथ। और अब POK में, पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू एवं कश्मीर में, वहां तिरंगा फहराने की तैयारी चल रही है। S जयशंकर का बयान देखा ना आपने, किस तरह से उन्होंने न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी पत्रकार को जवाब दिया। तो हमारी तैयारी तो वहाँ है, तो इसकी क्या चिंता कर रहे हो। अभी CA कानून का विरोध कर रहे थे, CA लागू हो गया कि नहीं, रोक लिया उन्होंने। उसी तरह से वक्फ बोर्ड का जो भू माफियाओं को संरक्षण देने वाला कानून है, उसमें संशोधन होकर रहेगा। इनको ईद के बाद ईद ही दे देंगे। तो सर, अभी वक्फ बोर्ड की बात की आपने, एक नई खबर महाराष्ट्र से ये आई है कि जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत का मामला था, अब उनकी जो पूर्व मैनेजर हुआ करती थी दिशा सालियान, अब उनके केस में उनके पिताजी ने ये कहा है कि हाई कोर्ट में जाके अपील की है कि जो आदित्य ठाकरे हैं उनको इसमें मुजरिम बनाया जाए, इनके खिलाफ केस दर्ज किया जाए और इसकी जांच CBI को दी जाए। इस पर आपकी क्या कहना है? देखिए, दिशा सालियन के पिता की पुत्री उन्होंने खोया है, तो एक नागरिक होने के नाते उनको न्याय मांगने का अधिकार है। और मुंबई हाई कोर्ट को गुणवत्ता के आधार पर इस मामले में न्याय देना चाहिए। और अगर मुंबई हाई कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि CBI जांच होगी तो CBI जांच होगी, और दूध का दूध और पानी का पानी होगा। इस पर आदित्य ठाकरे कह रहे हैं कि मेरी छवि को बिगाड़ा जा रहा है। अरे उनके पिता और तुम्हारी छवि क्यों बिगाड़ेंगे? तुम्हारी छवि में ऑलरेडी समस्या है। कल तक किशोरी पेड़ने करके भुलावे में आकर उनके पिताजी ही कह रहे थे कि दिशा सालियन के मामले में क्लीन चिट दे रहे थे। आज अगर वो PIL कर रहे हैं तो क्या शत्रुता है दिशा सालियन के पिताजी की? आदित्य ठाकरे से क्या शत्रुता है? कोई राजनीतिक वैमनस्य है उनका? किसी संपत्ति में जो है, आदित्य ठाकरे की संपत्ति में उनकी कोई वक्र दृष्टि है? क्यों कर रहे हैं वो? और न्याय होने में भाई CBI जांच होगी और आप निर्दोष होंगे तो आपको चिंता करने की आवश्यकता है। उल्टा आदित्य ठाकरे ने जाके खुद कोर्ट में सबमिशन करना चाहिए, मेरी CBI जांच कर लो। क्यों ऐसा नहीं कर रहे हैं वो? तो आज हम आपसे तब चर्चा कर रहे हैं जब कुछ महीनों बाद अब बिहार में चुनाव होने वाले हैं, उसके बाद बंगाल की बारी है। तो आपको क्या लगता है, जैसे हरियाणा से शुरुआत हुई जीत की, उसके बाद महाराष्ट्र में हुई और लगातार किस तरीके से अब दिल्ली में हुई है, 27 साल का सूखा यहाँ पर BJP ने एक तरीके से भगवा लहराने का काम किया। आपको क्या लगता है, बिहार में अब चुनाव होने वाले हैं, उसके बाद बंगाल की बारी है, तो आपको क्या लग रहा है? आप एक तरीके से पत्रकार रहे हैं इतने पुराने, तो आप जमीनी स्तर पर ज़्यादा जानते हैं कि आखिर आंकड़ा कहाँ बैठ रहा है। तो बिहार को लेकर क्या लगता है और बंगाल को लेकर आपको क्या? बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाएगी, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। और बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी 2 सीट से 77 सीट पर गई थी, अब 77 से सरकार में आएगी। एकदम स्पष्ट है, जनता जो है ममता बनर्जी की तुष्टीकरण की, मुस्लिम लीग समर्थक राजनीति की, फुरफुरा शरीफ में जाकर चादर चढ़ाने की उनकी जो राजनीति है, और बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को सामान्य भद्रजन बंगालियों की छाती पर बैठाने की जो उनकी नीति है, उसके विरोध में जनादेश निश्चित तौर।
तो जाते जाते हम आपसे आखिरी सवाल ये पूछना चाहते हैं कि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि पिछले 3-4 साल पहले से एक साजिश प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ रची जा रही है कि किस तरीके से बड़े बड़े किसान नेताओं का नाम पर लेकर प्रदर्शन किए जाते हैं। यहाँ दिल्ली में लाल किला में घुस दिया गया, उसमें किस तरीके से अपमान किया गया देश का। अब वहीं जो केजरीवाल पहले उनको टेंट मुहैया कराते थे, एसी खाना पूरा मुहैया कराते थे, आज वो उन्हीं पर लाठियां भांज रहे हैं। लेकिन कोई भी राजनीतिक पार्टी इसका विरोध नहीं करे, ना तो केजरीवाल का नाम ले रहे ना भगवंत मान, वहां भी प्रधानमंत्री मोदी को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसा क्या लगता है आपको? साफ तौर पर आप जानते हैं कि मोदी विरोध में, भारत विरोध में अंधे हुए लोग किसानों के कंधे पर चढ़कर वो भारत द्रोही राजनीति करना चाह रहे थे। अब जो है मोदी जी ने तो किसानों पे लाठियां नहीं बरसवाई, लेकिन केजरीवाल लाठियां बरसवा रहे हैं। उसके बाद भी राकेश टिकैत कहाँ हैं? राकेश टिकैत जो हैं, जो बक्कल तोड़ देते थे, उनकी बकैती कहाँ चली गई है? जाए जरा बक्कल तोड़ने, वो किसने रोक लिया उनको भगवंत सिंह का बम्बान का बक्कल तोड़ने से? इसका साफ मतलब है कि सोरोस जैसे लोगों से चंदा पाकर किसानों के कंधे पर अपना धंधा कर रहे थे। तो आपको क्या लगता है जिस तरीके से यहाँ पर केजरीवाल विपासना के नाम पे पंजाब जाते हैं और नई नई वीडियो ये आ रही है कि अधिकारी भगवंत मान को रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो अरविंद केजरीवाल को रिपोर्ट कर रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल खुद ये कह रहे हैं जब से मैं यहाँ आया हूँ तभी से बुलडोजर का एक्शन हो रहा है। तो आपको क्या लगता है अब केजरीवाल का भविष्य कहाँ लगता है आपको, एक पत्रकार होने के नाते? नहीं, केजरीवाल का भविष्य तो जनता ने बता दिया कि उसने नकार दिया है। अब उनके पास जो सत्ता का बचा खुचा समय है पंजाब में, वो स्वाभाविक तौर पर रिमोट कंट्रोल से चलाना चाहते हैं। सोनिया गांधी ने 2004 में एक मॉडल इस देश को दे दिया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को बैठाकर कठपुतली बनाकर सरकार चलाने का एक मॉडल दे दिया। केजरीवाल सोनिया गांधी के उसी मॉडल का जो है अनुकरण करते हुए जब से दिल्ली से अपदस्थ हुए हैं तब से जो है वो पंजाब चल पड़े हैं कि किस तरह सत्ता की डोर संभाले रहें और भगवंत सिंह मान को कठपुतली सिद्ध कर दें। तो इस तरह से जो है वो एक सिख का भी अपमान कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो देखा किस तरीके से, जिस तरीके से लाइव टीवी डिबेट में शुक्ला जी जिस तरीके से बेखौफ अंदाज में जो जवाब देते हैं वैसा ही अंदाज आपको दिखाई दिया होगा। तो फिर से हम आपसे मुलाकात करेंगे जैसे ही महाराष्ट्र और पूरे देश की राजनीति में जो उथल पुथल हो रही है और जब वक्फ बोर्ड का बिल भी आने वाला है तो उसके बाद हम आपसे जरूर मिलेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद तमाम दर्शकों का, और ख़ास तौर पर छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि से जो महाराज से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।